दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल मोहो एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज की रात हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने में झांकेंगे जहां ईर्ष्या का नाग कुंडली मारकर बैठता है। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी जलन महसूस की है। जब हमारा दोस्त हमसे आगे निकल जाता है, जब पड़ोसी की तरक्की होती है, तो दिल के किसी कोने में एक चुभन होती है। लेकिन क्या हो अगर ये चुभन एक नासूर बन जाए? क्या हो अगर ये जलन एक इंसान को इतना अंधा कर दे कि उसे पाप और पुण्य का फर्क ही नजर आना बंद हो जाए? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी दास्तान जो आपको हिलाकर रख देगी। कहानी का नाम है प्रायश्चित। ये कहानी एक दफ्तर की है, एक पुरानी दुश्मनी की है और एक ऐसे खौफनाक अंजाम की है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन इस सफर पर चलने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही दुर्लभ और लंबी कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। इस वीडियो पर हमें कम से कम 50,000 लाइक्स चाहिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत खास है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मोहो एंटरटेनमेंट के परिवार का खास हिस्सा बनना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव कहानियां सुनना चाहते हैं जो आम दर्शकों के लिए नहीं हैं, तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर हमारी मेंबरशिप जरूर लें। हमारे मेंबर्स के लिए हम लाते हैं वो कहानियां जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई हैं। तो चलिए, दिल थाम लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, दुनिया के शोर को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है प्रायश्चित। कहानी की शुरुआत होती है बरेली शहर के जिला बोर्ड के दफ्तर से। दोस्तों, आपने सरकारी दफ्तर तो देखे ही होंगे, जहां वक्त अपनी मर्जी से चलता है। दीवार घड़ी की टिक टिक भी यहां सुस्त पड़ जाती है। दफ्तरों का एक पुराना असूल है, देर से आना बड़े अफसरों की शान होती है। जो जितना बड़ा अधिकारी, वो उतनी ही देर से आएगा और उतनी ही जल्दी चला जाएगा, मानो सूरज भी उन्हीं की मर्जी से उगता और ढलता हो। वक्त की पाबंदी, अरे वो तो सिर्फ चपरासियों और छोटे क्लर्कों के लिए बनी है। बेचारा चपरासी, जिसकी ड्यूटी तो 24 घंटे की होती है। अगर उसे बुखार भी हो, घर में मुसीबत भी हो और छुट्टी लेनी पड़ जाए, तो उसे अपनी जगह किसी और को खड़ा करना पड़ता है। उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं, उसका अपना कोई वक्त नहीं। सुबह के 11 बज चुके थे। दफ्तर में एक अजीब सा आलस फैला हुआ था। क्लर्क अपनी कुर्सियों पर ऊँग रहे थे। फाइलों पर जमी धूल हवा में उड़ रही थी। तभी बाहर बग्घी के रुकने की आवाज आई। घोड़े की टाप और बग्घी के पहियों की चरमराहट ने दफ्तर के सन्नाटे को चीर दिया। सब समझ गए, बड़े बाबू आ गए। हेड क्लर्क बाबू मदारीलाल। जैसे ही मदारीलाल की बग्घी रुकी, पूरा दफ्तर जैसे नींद से जाग उठा। एक चपरासी जो अभी तक बीड़ी पी रहा था, वो दौड़कर बग्घी के पास पहुंचा, ताकि साहब का पैर गाड़ी यानी ब्रीफ केस उठा सके। अर्दली ने बिजली की फुर्ती से कमरे की चिक यानी बांस का पर्दा हटा दी। जमादार, जो अभी तक गप्पे हाँक रहा था, वो दौड़कर डाक की फाइलें मेज पर सजाने लगा। मदारीलाल बग्घी से उतरे। कद-काठी सामान्य थी, लेकिन चाल में एक ऐसी अकड़ थी जैसे पूरा जिला बोर्ड उन्हीं के कंधों पर चल रहा हो। पान चबाते हुए, माथे पर शिकन लिए वो अपने कमरे की ओर बढ़े। राम राम बड़े बाबू। नमस्ते हुजूर। चारों तरफ से सलाम आने लगे। मदारीलाल ने किसी का जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी हुंकार भरी और अपनी गद्देदार कुर्सी पर जा बैठे। पंखे की हवा ने उनके पसीने को सुखाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, पान की पीक पीकदान में थूकी और अपने सामने रखे डाक के ढेर को देखा। उन्हें लगा आज का दिन भी वैसा ही होगा जैसा रोज होता है। वही बोरिंग फाइलें, वही अर्जियां, वही शिकायतें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होने वाला था। किस्मत ने आज उनके लिए एक ऐसा लिफाफा भेजा था जो उनकी दुनिया में आग लगाने वाला था। मदारीलाल ने बहुत ही बेमन से पहला सरकारी लिफाफा उठाया। उस पर अति आवश्यक यानी कॉन्फिडेंशियल की मोहर लगी थी। उन्होंने सोचा, होगा कोई सर्कुलर या किसी छोटे मोटे क्लर्क का तबादला। उन्होंने अपनी जेब से चांदी का बना हुआ पेपर कटर निकाला और लिफाफे को चीर दिया। कागज को बाहर निकाला, चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन पढ़ते ही उनके हाथ थम गए। दूसरी लाइन पढ़ते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, और जैसे ही उन्होंने तीसरी लाइन पढ़ी, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लिफाफे में लिखा था,
जिला बोर्ड के सेक्रेटरी का पद जो पिछले महीने से रिक्त था, उस पर सरकार ने पंडित सुबोध चंद्र को नियुक्त किया है। वे अगले सप्ताह कार्यभार संभालेंगे। सुबोध चंद्र, ये नाम, ये दो शब्द मदारी लाल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। ये कोई मामूली नाम नहीं था। ये नाम मदारी लाल के अतीत का वो भूत था जिसे वो बहुत पहले दफना चुके थे, या कम से कम उन्हें लगा था कि वो दफना चुके हैं। मदारी लाल का चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया जैसे किसी ने उनके शरीर से खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ ली हो। हाथ इतनी जोर से कांपने लगे कि कागज की खड़खड़ाहट पूरे कमरे में सुनाई देने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके सूखे होठों से आवाज निकली। सुबोध, मेरा अफसर, मेरा साहब। वो कुर्सी से खड़े हो गए, लेकिन टांगों में जान नहीं थी। वो धम्म से वापस बैठ गए। सुबोध चंद्र, वही सुबोध जिससे मदारी लाल को घृणा थी। घृणा भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी नफरत जो इंसान को जलाकर राख कर दे। वो सुबोध जो कभी उनका क्लासमेट था। वो सुबोध जिसे नीचा दिखाने के लिए मदारी लाल ने क्या क्या नहीं किया था। और आज, आज वही सुबोध उनके सिर पर आकर बैठेगा। मदारी लाल को उसे सर कहना पड़ेगा, उसके आने पर खड़ा होना पड़ेगा, उसकी डांट सुननी पड़ेगी। मदारी लाल को लगा कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उन्हें याद आया कि उन्होंने सुना था कि सुबोध सेना में भर्ती हो गया है। वो किसी युद्ध पर गया था। मदारी लाल ने तो न जाने कितनी बार मनौतियां मानी थीं, मंदिरों में जाकर प्रार्थना की थी कि वो युद्ध में मारा जाए। उन्होंने सोचा था कि वो कहीं मर खप गया होगा, लेकिन नहीं, किस्मत देखो, वो न सिर्फ जिंदा था बल्कि तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अब सेक्रेटरी बन गया था। और मदारी लाल, वो वहीं के वहीं थे, एक हेड क्लर्क। जलन की एक ऐसी लहर उनके सीने में उठी कि उन्हें सांस लेना भारी पड़ने लगा। आखिर इतनी नफरत क्यों? क्या कारण था इस जलन का? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। मदारी लाल और सुबोध चंद्र की दुश्मनी कोई कल परसों की नहीं थी, ये बचपन की थी। दोनों एक ही दिन एक ही स्कूल में भर्ती हुए थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन विधाता ने दोनों को बिल्कुल अलग मिट्टी से गढ़ा था। सुबोध, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव। सुंदर, सुडौल, हंसमुख, पढ़ने में तेज, खेल में अव्वल, शिक्षकों का लाडला। और मदारी लाल, वो पढ़ने में फिसड्डी था, शरीर से कमजोर था और स्वभाव से ईर्ष्यालु। बचपन से ही मदारी लाल के अंदर एक हीन भावना, कॉम्प्लेक्स घर कर गई थी। क्लास में जब मास्टर साहब सवाल पूछते तो सुबोध साथ खड़ा करता और सही जवाब देता। मास्टर साहब कहते, शाबाश सुबोध, और एक तुम हो मदारी, गधे के गधे रहोगे। पूरी क्लास हंसती और उस हंसी की गूंज मदारी लाल के दिल में एक कांटा बनकर चुभ जाती। खेल के मैदान में भी वही हाल। सुबोध जब बल्ला घुमाता तो चौके छक्के लगते, लड़के उसे कंधों पर उठा लेते। और मदारी लाल, वो बस बाउंड्री पर खड़ा होकर बॉल पकड़ता रह जाता। हर जगह सुबोध, सुबोध, सुबोध। मदारी लाल के लिए ये नाम एक गाली बन गया था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, ये जलन भी बड़ी होती गई। कॉलेज में मदारी लाल ने सुबोध को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। उसने क्या क्या नहीं किया। याद है वो किस्सा जब सुबोध के हॉस्टल के कमरे से घड़ी चोरी हुई थी? वो घड़ी चोरी नहीं हुई थी, मदारी लाल ने उसे सुबोध के तकिए के नीचे छिपा दिया था ताकि वो चोर साबित हो जाए। लेकिन सुबोध की किस्मत का सितारा इतना बुलंद था कि वो बच निकला। वार्डन ने समझा कि सुबोध ने घड़ी सुरक्षित रखने के लिए वहां रखी होगी। उल्टा सुबोध की तारीफ हो गई। मदारी लाल ने उसे परीक्षा में नकल करते हुए फंसाने की कोशिश की। उसने लड़कियों के मामले में सुबोध को बदनाम करने के लिए गुमनाम खत लिखे। उसने प्रोफेसरों के कान भरे। लेकिन सुबोध, वो हर अग्नि परीक्षा से कुंदन बनकर निकला। उसकी अच्छाई ऐसी ढाल थी जिसे मदारी लाल की नफरत का कोई तीर भेद नहीं पाया। और अंत में सुबोध डिग्री लेकर गोल्ड मेडल लेकर पास हुआ और मदारी लाल, वो फेल हो गया। मजबूरी में मदारी लाल को ये क्लर्की की नौकरी करनी पड़ी और सुबोध आगे की पढ़ाई और फिर सेना में चला गया। तब जाकर मदारी लाल को चैन मिला था। उसे लगा था कि मेरे जीवन से ये ग्रहण हट गया। लेकिन आज, आज वो ग्रहण फिर से लौट आया था और इस बार वो पहले से भी बड़ा और काला बनकर आया था। मदारी लाल वर्तमान में लौट आए। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कांप रहे थे। उनके मन में डर था। सुबोध को सब याद होगा, वो भूला नहीं होगा।
वो जानता है कि मैंने उसे कॉलेज से निकलवाने के लिए क्या क्या चालें चली थीं। अब जब वो मेरा अफसर बनकर आ रहा है, तो क्या वो बदला नहीं लेगा? जरूर लेगा। इंसान हूं मैं, वो भी इंसान है। शक्ति हाथ में आते ही पुराना हिसाब चुकता करेगा। वो मुझे नौकरी से निकालेगा, मुझे जलील करेगा। डर इंसान को बहुत खतरनाक बना देता है दोस्तों। और मदारी लाल तो पहले से ही ईर्ष्या में जल रहे थे। उन्होंने तय किया, इससे पहले कि सुबोध वार करे, मैं उसके लिए जमीन तैयार कर दूं। मैं इस दफ्तर को उसके लिए नरक बना दूंगा। तभी पास खड़े एक क्लर्क, जिसका नाम रामू था, उसने पूछा, क्या हुआ बड़े बाबू? चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कोई बुरी खबर है क्या? मदारी लाल ने अपनी आंखों में एक शातिराना चमक भरी। उन्होंने चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता ओढ़ ली। वो धीरे से बोले, ताकि पूरा हॉल सुन सके। बुरी खबर तो नहीं कहूंगा रामू, लेकिन तुम लोगों के लिए चिंता की बात जरूर है। पूरे दफ्तर के कान खड़े हो गए। सब अपना काम छोड़कर बड़े बाबू की तरफ देखने लगे। क्या बात है हुजूर? दूसरे क्लर्क ने पूछा। मदारी लाल ने नाटकीय अंदाज में कहा, नए सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, सरकार का हुक्म आ गया है। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सुबोध चंद्र को आना था। स्टेशन पर पूरा दफ्तर मौजूद था, हार फूल लेकर। लेकिन यह स्वागत खुशी से नहीं, डर से हो रहा था। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सब ऐसे खड़े थे जैसे किसी शेर के पिंजरे के सामने खड़े हों। मदारी लाल सबसे आगे खड़े थे, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाए हुए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। धुआं छटा। फर्स्ट क्लास के डिब्बे से एक नौजवान उतरा, सुबोध चंद्र। सुंदर, गठीला शरीर, चेहरे पर एक अनोखा तेज और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। वो कहीं से भी यमराज या घमंडी नहीं लग रहा था। जैसे ही सुबोध की नज़र भीड़ में खड़े मदारी लाल पर पड़ी, वो प्रोटोकॉल भूल गए। अफसरी की सारी मर्यादा छोड़कर वो लपक कर आगे बढ़े और मदारी लाल को अपनी बाहों में भर लिया। एक जोरदार झप्पी। अरे मदारी भाई, तुम यहां कैसे? मदारी लाल का शरीर अकड़ गया। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। सुबोध ने उन्हें छोड़ा और कंधों से पकड़कर हिलाया। यार, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या तुम इसी दफ्तर में हो? मदारी लाल ने बहुत ही औपचारिक होकर नजरें झुकाकर कहा, जी, मैं यहां हेड क्लर्क हूं। आप तो कुशल मंगल हैं। सुबोध जोर से हंसे। उनकी हंसी में वो बचपन वाली खनक थी। अजी मेरी मत पूछो, बसरा, फ्रांस, मिस्र, कहां कहां नहीं भटका। फौज की नौकरी थी भाई, मौत सिर पर नाचती थी। लेकिन जहां भी गया किस्मत ने साथ दिया। खूब पैसा कमाया, और सच कहूं, खूब उड़ाया भी। बसरा में ही 25,000 कमा लिए थे, सब वहीं लुटा आया। फिर सोचा अब देश लौटकर सुकून की रोटी खाऊं, और देखो, भगवान की दया तुम मिल गए। अब काम करने का मजा आएगा। मदारी लाल के दिल में ईर्ष्या की भट्टी और तेज हो गई। मन ही मन सोचा, धोखेबाज, 25,000 कमा लाया और उड़ा भी दिए। 25,000! यहां हम पूरी जिंदगी कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी बैंक में जमा न कर पाए, और ये आदमी हवा में पैसे उड़ा रहा है। किस्मत तो इस पापी की ही अच्छी है। लेकिन चेहरे पर वही चिकनी चुपड़ी मुस्कान रखकर बोले, हुजूर, ये सब दफ्तर के कर्मचारी हैं, आपको सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन डरे हुए क्लर्कों की तरफ देखा। उसने अफसर वाली अकड़ नहीं दिखाई। वो आगे बढ़ा और एक एक करके सबसे हाथ मिलाया। अरे भाई, आप लोगों ने बेवजह कष्ट किया। मैं आपका अफसर बाद में हूं, पहले आपका साथी हूं। हम सब एक ही नाव के सवार हैं। अफसरी और मातहत का फर्क बेकार की चीज है। बस हम सब मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे और इस बोर्ड की इज्जत बढ़ाएंगे। सुबोध की बातों ने जादू सा कर दिया। वो क्लर्क, जो अभी तक डर से कांप रहे थे, अब मुस्कुराने लगे। वो आपस में कानाफूसी करने लगे। यार, बड़े बाबू तो कह रहे थे बहुत खड़ूस हैं, ये तो देवता आदमी लगता है। हाँ, कितना विनम्र है। बड़े बाबू ने झूठ बोला था। मदारी लाल ने ये सब देखा और उनका खून खौल गया। सुबोध ने पहले ही दिन अपनी अच्छाई से मदारी लाल के बुने हुए जाल को काट दिया था। ये मदारी लाल की पहली हार थी, और ये हार उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। दोस्तों, मदारी लाल की पहली चाल तो नाकाम हो गई। सुबोध चंद्र ने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन याद रखिए, घायल नाग और भी खतरनाक होता है। मदारी लाल अब चुप नहीं बैठने वाला। अब वो एक ऐसा षड्यंत्र रचेगा, एक ऐसा जाल बिछाएगा जिसमें सुबोध की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। क्या होगा जब मदारी लाल की नज़र सुबोध के पैसों पर पड़ेगी?
क्या होगा जब एक दोस्त दोस्त की पीठ में खंजर घोंपेगा? हमने देखा कि कैसे बचपन का दोस्त और अब दफ्तर का हेड क्लर्क बाबू मदारीलाल ईर्ष्या की आग में जल रहा है। उसने पूरी कोशिश की कि दफ्तर के लोगों को नए सेक्रेटरी सुबोध चंद्र के खिलाफ भड़का दे। उसने सुबोध को यमराज और घमंडी बताया, लेकिन सुबोध चंद्र ने आते ही अपनी विनम्रता और सादगी से सबकी बोलती बंद कर दी। मदारीलाल का पहला वार खाली गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, शैतान कभी सोता नहीं है। मदारीलाल की हार ने उसकी नफरत को कम नहीं किया, बल्कि उसे और भड़का दिया। अब वो सिर्फ सुबोध को बदनाम नहीं करना चाहता, अब वो उसे बर्बाद करना चाहता है। आज के इस भाग में आप देखेंगे एक ऐसा षड्यंत्र जो भरोसे का कत्ल कर देगा। आज एक दोस्त दोस्त की पीठ में खंजर घोंपेगा। चलिए, दफ्तर का दरवाजा फिर से खोलते हैं। सुबोध चंद्र को आए हुए कुछ हफ्ते बीत गए थे। दफ्तर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वो दफ्तर जहां पहले डर और सुस्ती का राज था, अब वह काम भी होता था और हंसी भी गूंजती थी। सुबोध बाबू अफसर कम और बड़े भाई ज्यादा लगते थे। अगर किसी क्लर्क से गलती हो जाती तो वो डांटने के बजाय समझाते। देखो भाई, सरकारी काम है, जनता का पैसा है, हम गलती करेंगे तो जनता का क्या होगा। वो अपने मातहतों के सुख दुख में शरीक होते। किसी चपरासी का बच्चा बीमार होता तो अपनी जेब से पैसे दे देते। दफ्तर के लोग सुबोध की पूजा करने लगे थे। हीरा आदमी है भाई, भगवान ऐसे अवसर सबको दें। लेकिन इस खुशमिजाज माहौल में एक शख्स था जो कोने में बैठा जहर के घूंट पी रहा था। बाबू मदारीलाल। सुबोध की हर तारीफ मदारीलाल के सीने में सुई की तरह चुभती थी। उन्हें लगता था कि ये सब सुबोध का नाटक है। ढोंगी कहीं का, ये सब दिखावा है। देखना, एक दिन इसका असली रूप सामने आएगा। वो मन ही मन बुदबुदाते। मदारीलाल ने अपनी चालें बंद नहीं की थीं। वो अब भी कोशिश करते थे। कभी क्लर्कों को भड़काते। अरे साहब, मीठा बोलकर तुमसे ज्यादा काम ले रहे हैं, समझ नहीं रहे हो तुम लोग। कभी बोर्ड के सदस्यों के कान भरते। सेक्रेटरी साहब आजकल दफ्तर में कम और पार्टियों में ज्यादा दिखते हैं। कभी ठेकेदारों से मिलकर सुबोध को फंसाने की कोशिश करते। लेकिन सुबोध की ईमानदारी का कवच इतना मजबूत था कि मदारीलाल का हर वार उसे छू कर निकल जाता। उल्टा मदारीलाल की ही थू-थू होने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि बड़े बाबू जलते हैं। मदारीलाल अब दफ्तर में अकेले पड़ गए थे। और एक अकेला, हताश और ईर्ष्यालु इंसान सबसे खतरनाक होता है। और फिर वो मनहूस दिन आया। दोपहर का समय था। दफ्तर में सन्नाटा था। आधे लोग लंच करने गए थे, आधे ऊँघ रहे थे। सुबोध चंद्र अपने केबिन में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। शायद कलेक्ट्रेट से बुलावा आया था या कोई मिलने आया था। सुबोध अपनी कुर्सी से उठे, टोपी लगाई और केबिन से बाहर निकल गए। जल्दबाजी में या शायद अपने स्वभाव के मुताबिक अत्यधिक भरोसे में उन्होंने अपना केबिन खुला छोड़ दिया। मदारीलाल जो अपनी सीट से बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे थे, उन्होंने सुबोध को जाते हुए देखा। मदारीलाल की नजर मेज के बीचों बीच रखी एक चीज पर पड़ी। उन्हें किसी काम से सुबोध के केबिन में जाना था। एक मिसिल फाइल दिखानी थी। मदारीलाल फाइल लेकर केबिन में दाखिल हुए। कमरा खाली था, कुर्सी खाली थी, लेकिन मेज खाली नहीं थी। मदारीलाल की नजर मेज के बीचों बीच रखी एक चीज पर जम गई। वहां फाइलों के नीचे दबे हुए नहीं, बल्कि खुले में नोटों का एक मोटा पुलिंदा रखा हुआ था। 5,000 रुपए। उस जमाने में 5,000 रुपए का मतलब था एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई। एक आलीशान मकान बन सकता था, कई शादियां हो सकती थीं। ये सरकारी पैसे थे जो शायद किसी ठेकेदार को भुगतान करने के लिए बैंक से मंगाए गए थे। मदारीलाल के कदम ठिठक गए। उन्होंने इधर देखा, उधर देखा, कोई नहीं था। चपरासी बाहर बरामदे में बीड़ी पी रहा था, अर्दली पानी लाने गया था। मदारीलाल और उन नोटों के बीच सिर्फ हवा थी। उनके दिमाग में एक युद्ध छिड़ गया। एक आवाज आई, नहीं मदारी, ये चोरी है, ये पाप है, तू हेड क्लर्क है, चोर नहीं। लेकिन तभी दूसरी आवाज आई, वो ईर्ष्या की आवाज, वो शैतान की आवाज। उसने कहा, यही मौका है मदारी, देख भगवान ने तुझे मौका दिया है। ये पैसा मत देख, ये सुबोध की इज्जत है। अगर ये पैसा गायब हो गया तो सुबोध बर्बाद हो जाएगा। उसे गबन के इल्जाम में जेल होगी। उसकी सारी हेकड़ी, सारी शराफत मिट्टी में मिल जाएगी। उठा ले इसे, बदला ले अपने अपमान का। मदारीलाल का गला सूख गया, माथे पर पसीना बहने लगा।
नफरत जीत गई, ईमानदारी हार गई। उन्होंने झपटकर अपना हाथ बढ़ाया, नोटों की वो गड्डी उठाई। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे वो जलते हुए अंगारे उठा रहे हों, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उस गड्डी को अपनी शेरवानी की गहरी जेब में डाल लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उन्होंने जल्दी से एक फाइल उठाई और उसे पलटने का नाटक करने लगे, ताकि अगर कोई आ जाए तो लगे कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं आया। अब मदारी लाल के दिमाग ने शातिराना चाल चलना शुरू किया। चोरी तो कर ली, अब बचने का रास्ता बनाना था। वो केबिन से बाहर निकले, चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट ओढ़ ली। बरामदे में खड़े क्लर्क रामू को डांटते हुए बोले, मदारी लाल गुस्से में चिल्लाते हुए, अरे तुम लोग क्या भांग खाकर सो रहे हो? सेक्रेटरी साहब बाहर गए हैं और उनका कमरा चौपट खुला पड़ा है। कोई भी अंदर घुस सकता है। मेज पर सरकारी कागज पड़े हैं, पैसे पड़े हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं चोर मचाए शोर। जिसने अभी अभी चोरी की है वही सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहा था। क्लर्क बेचारा घबरा गया। जी जी बड़े बाबू, अभी बंद करता हूं। क्लर्क ने दौड़कर सेक्रेटरी साहब के केबिन के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। मदारी लाल ने एक गहरी सांस ली। उनकी चाल कामयाब हो गई थी। अब गवाह तैयार थे कि जब मदारी लाल ने कमरा देखा तो वो खुला था और उन्होंने उसे बंद करवाया। यानी वो तो वफादार हैं। मदारी लाल अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। जेब में रखे वो 5,000 रुपए उन्हें भारी लग रहे थे। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर धीरे से अलमारी खोली। पुराने कागजों के ढेर के नीचे सबसे पीछे उस गड्डी को छिपा दिया और अलमारी को ताला लगा दिया। चाबी अपनी जेब में डाली और ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, आने दे अब सुबोध को, आज उसकी शराफत का जनाजा निकलेगा। करीब 2 घंटे बाद बग्घी की आवाज आई। सुबोध चंद्र लौट आए। वो बहुत खुश लग रहे थे। शायद बाहर काम अच्छा हुआ था। वो अपने केबिन की तरफ बढ़े। देखा दरवाजे बंद हैं। सुबोध ने आवाज दी, अरे भाई, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? क्या मुझे दफ्तर से निकाल दिया गया? वो मजाक कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या हो चुका है। मदारी लाल अपनी कुर्सी से उठे। उनके चेहरे पर अब वही पुराना विश्वसनीय दोस्त वाला मुखौटा था। वो सुबोध के पास गए और बड़ी विनम्रता से बोले, मदारी लाल साहब, माफ कीजिएगा, मैंने ही बंद करवाया। आप जब भी बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए सही, दरवाजा बंद कर दिया करें। जमाना खराब है साहब, आपकी मेज पर जरूरी चीजें रहती हैं। मैंने सुना आप बाहर गए हैं और कमरा खुला है तो डर गया, इसलिए बंद करवा दिया। सुबोध चंद्र मुस्कुराए। उन्होंने मदारी लाल के कंधे पर हाथ रखा। सुबोध, शुक्रिया मदारी भाई, तुम जैसा दोस्त और निगरान हो तो मुझे किस बात का डर? तुम हो ना? सुबोध के ये शब्द, तुम हो ना, मदारी लाल के गाल पर तमाचे की तरह पड़े। लेकिन मदारी लाल इतना गिर चुका था कि उसे अब श्रम भी नहीं आ रही थी। सुबोध केबिन के अंदर गए। मदारी लाल अपनी जगह पर खड़े रहे, सांस रोके हुए। अब धमाका होगा। अब सुबोध ने अपनी कुर्सी संभाली, सिगार जलाया। उन्हें अभी तक नोटों का ध्यान नहीं आया था। मदारी लाल का दिल बैठा जा रहा था। अरे, ये देख क्यों नहीं रहा? तभी एक ठेकेदार जिसका नाम सरदार सिंह था, वो सलाम करता हुआ अंदर घुसा। ठेकेदार, सलाम साहब, आपने 2 बजे बुलाया था पेमेंट के लिए। सुबोध, अरे हाँ, आओ आओ सरदार सिंह, मैंने तुम्हारे पैसे मंगाकर रखे हैं। रसीद लाए हो? ठेकेदार, जी हुजूर। सुबोध ने कहा, ठीक है, रसीद दो और अपने पैसे ले जाओ। सुबोध ने मेज पर हाथ बढ़ाया, उस जगह जहां उन्होंने नोटों की गड्डी रखी थी। हाथ खाली रहा, वहां सिर्फ लकड़ी की मेज थी। सुबोध ने फाइल हटाई, नहीं थे। पेपर वेट हटाया, नहीं थे। दराज खोली, नहीं थे। सुबोध के चेहरे से हंसी गायब हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने कुर्सी के नीचे देखा, मेज के पीछे देखा। यहीं तो रखे थे, अभी अभी तो रखे थे। दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ने लगीं। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, मदारी बाबू, मदारी बाबू, जरा इधर आइएगा। मदारी लाल बाहर खड़े इंतजार ही कर रहे थे। वो दौड़े हुए अंदर आए, चेहरे पर बनावटी घबराहट लेकर। मदारी लाल, जी साहब, क्या हुआ? सुबोध कांपती आवाज में, मदारी, यहां मेज पर नोट रखे थे, तुमने देखे क्या? पूरे 5,000 थे। अभी बैंक से चपरासी लाया था, मैंने यहीं रखे थे। मदारी लाल ने अपनी आंखें फाड़ लीं, गजब की एक्टिंग की। हैं? नोट मेज पर? हे भगवान, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने तो कमरा खुला देखा तो बंद करवा दिया। मुझे क्या पता था कि उसमें नोट रखे हैं। आपने आपने अच्छी तरह देख लिया? सुबोध, पूरा देख लिया भाई, कहीं नहीं है। 15 मिनट से ढूंढ रहा हूं। चपरासी से पूछो, अर्दली से पूछो, कोई अंदर आया था क्या?
मदारी लाल ने सिर पीट लिया। गजब हो गया साहब, 5,000 रुपये, ये तो बड़ी रकम है, सरकारी पैसा है। मैंने तो रामू से कहकर दरवाज़ा बंद करवाया था। उससे पहले कौन आया कौन गया भगवान जाने। ये दफ्तर है साहब, यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि जरा सावधान रहिए। सुबोध कुर्सी पर ढह गए। 5,000 रुपये, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी साख थी, उनकी इज्जत थी। अगर ये पैसा नहीं मिला तो बोर्ड के सामने वो क्या जवाब देंगे? लोग कहेंगे कि नया सेक्रेटरी गबन कर गया, अखबारों में नाम आएगा, बदनामी होगी। सुबोध ने मदारी लाल की आंखों में देखा, एक डूबते हुए इंसान की तरह। सुबोध, मदारी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बैंक में भी इतने पैसे नहीं हैं कि भर दूं। मैंने तो सब उड़ा दिए थे। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मदारी लाल ने सुबोध के कंधे पर हाथ रखा, सांत्वना दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जश्न मना रहे थे। मदारी लाल, हिम्मत रखिए साहब, पुलिस को खबर करते हैं, तलाशी लेते हैं, कहीं न कहीं तो मिलेगा। पूरे दफ्तर में तलाशी ली गई, चपरासियों की जेबें टटोली गईं, फाइलों को झाड़ा गया, लेकिन नोट तो मदारी लाल की अलमारी में सबसे सुरक्षित जगह पर रखे थे। वो कहाँ से मिलते? शाम हो गई, सूरज ढल गया और उसके साथ ही सुबोध चंद्र की उम्मीद भी ढल गई। वो अपने केबिन से निकले तो एक बूढ़े हारे हुए इंसान लग रहे थे। मदारी लाल ने उन्हें जाते हुए देखा। उन्हें अपनी जीत का नशा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जीत जल्द ही एक भयानक हार में बदलने वाली है। दोस्तों, मदारी लाल अपनी साजिश में कामयाब हो गया। सुबोध चंद्र टूट चुका है। एक 5,000 की चोरी ने एक ईमानदार अफसर की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मदारी लाल सोच रहा है कि उसने सुबोध को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि सुबोध चंद्र इस बदनामी से बचने के लिए क्या कदम उठाने वाला है। एक ऐसा कदम जो मदारी लाल की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। क्या सुबोध पुलिस के पास जाएगा या वो कोई खौफनाक फैसला लेगा? कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे ईर्ष्या की आग में जलकर हेड क्लर्क मदारी लाल ने अपने ही दोस्त सेक्रेटरी सुबोध चंद्र के 5,000 रुपये चुरा लिए। सुबोध चंद्र, जो एक ईमानदार और स्वाभिमानी इंसान थे, इस चोरी से पूरी तरह टूट गए। मदारी लाल को लगा कि उसने सुबोध को सबक सिखा दिया। उसे लगा कि अब सुबोध गिड़गिड़ाएगा, बदनाम होगा। लेकिन दोस्तों, मदारी लाल एक बात भूल गया था। इज्जतदार इंसान के लिए बदनामी मौत से बड़ी सजा होती है। वो बदनामी के कीचड़ में जीने से बेहतर मौत की नींद सोना पसंद करता है। आज के इस एपिसोड में जो होने वाला है, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। शाम ढल चुकी थी, दफ्तर खाली हो रहा था। सुबोध चंद्र अपनी कुर्सी से उठे। उनके शरीर में जैसे जान नहीं बची थी। 5,000 रुपये का गबन, ये शब्द उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उन्होंने सोचा, कल सुबह जब मैं दफ्तर आऊंगा तो पुलिस खड़ी होगी, मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, अखबारों में हेडलाइन छपेगी, जिला बोर्ड के सेक्रेटरी ने किया गबन। लोग थू थू करेंगे। मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? मेरी पत्नी समाज में सिर कैसे उठाएगी? वो दफ्तर से बाहर निकले। मदारी लाल वहीं बरामदे में खड़े थे, अपनी जीत का मजा लेते हुए। सुबोध ने मदारी लाल की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। सुबोध कांपती आवाज में, मदारी भाई, चलता हूं, शायद अब कल मुलाकात ना हो। मदारी लाल को लगा कि सुबोध शायद नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मन ही मन हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ, अब तो तुम्हें जेल में ही मुलाकात होगी। लेकिन जुबान से बोले, अरे नहीं साहब, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, घर जाइए, आराम कीजिए। सुबोध ने एक फेंकी मुस्कान दी और अपनी बग्गी में बैठ गए। मदारी लाल ने उन्हें जाते हुए देखा। उन्हें क्या पता था कि वो एक जिंदा लाश को विदा कर रहे हैं। सुबोध चंद्र घर पहुंचे। उनकी पत्नी रामेश्वरी इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुबोध अंदर आए, उन्होंने अपने चेहरे पर एक नकली मुखौटा लगा लिया, खुशी का मुखौटा। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार को उनकी परेशानी की भनक भी लगे। उन्होंने बच्चों को गले लगाया। सुबोध, अरे मुन्ना, आज स्कूल में क्या किया? गुड़िया, आओ पापा के पास। रामेश्वरी ने देखा कि सुबोध कुछ थके हुए लग रहे हैं। रामेश्वरी, क्या बात है, आज बहुत थके हुए लग रहे हैं, दफ्तर में काम ज्यादा था क्या? सुबोध बात टालते हुए, हाँ बस थोड़ा सिरदर्द है और कुछ नहीं। तुम चाय लाओ। उस रात सुबोध ने वो सब किया जो वो अक्सर करते थे, लेकिन आज हर काम में एक विदाई का भाव था। उन्होंने अपना पसंदीदा हारमोनियम निकाला, उंगलियां बटनों पर थिरकीं,
एक उदास रूहानी धुन बजने लगी। रामेश्वरी काम करते करते रुक गईं। आज उस संगीत में एक अजीब सा दर्द था। खाना खाने के बाद सुबोध बच्चों के पास लेटे। उन्होंने उन्हें कहानियां सुनाईं, उन्हें चूमा। जब सब सो गए तो सुबोध उठे। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा था। सुबोध अपनी मेज पर गए, एक कागज निकाला और कुछ लिखने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और कागज को भिगो रहे थे। फिर उन्होंने अपनी दराज से एक छोटी सी शीशी निकाली। फौज में रहने के दौरान उन्होंने इसे संभाल कर रखा था। साइनाइड। उन्होंने एक बार फिर अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चों को देखा। मुझे माफ करना रामेश्वरी, मैं तुम्हें बदनामी की जिंदगी नहीं दे सकता। मेरे बाद शायद मदारी लाल तुम्हारी मदद कर दे। वो मेरा दोस्त है। और एक ही झटके में सुबोध चंद्र ने वो शीशी खाली कर दी। हारमोनियम का सुर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगली सुबह मदारी लाल अपने घर के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। वो बहुत खुश थे। उन्होंने रात भर सपने देखे थे कि कैसे पुलिस सुबोध को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही है। उन्होंने सोचा, आज दफ्तर में मजा आएगा। आज सुबोध की हेकड़ी निकलेगी। तभी दरवाजे पर धड़ धड़ धड़। मदारी लाल चौंक गए। इतनी सुबह कौन है? उन्होंने दरवाजा खोला। सामने दफ्तर का चपरासी खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, सांस फूल रही थी। चपरासी हांफते हुए, बड़े बड़े बाबू, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मदारी लाल ने चाय का कप मेज पर रखा। मदारी लाल, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या पुलिस आ गई? मदारी लाल को लगा कि पुलिस सुबोध को गिरफ्तार करने आई होगी। नहीं हुजूर, पुलिस तो आई है लेकिन सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने रात को खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? ये शब्द मदारी लाल के कानों में बम की तरह फटा। मदारी लाल का दिमाग सुन्न हो गया। क्या बक रहे हो? उन्होंने चपरासी का कॉलर पकड़ लिया। सुबोध मर गया? जी हुजूर, जहर खा लिया। अभी अभी खबर आई है। लाश पड़ी है। पुलिस ने आपको बुलाया है। घर में कोहराम मचा है हुजूर। बीवी बच्चे अनाथ हो गए। मदारी लाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने सुबोध की बर्बादी चाही थी, बदनामी चाही थी, मौत नहीं। उन्होंने सोचा था कि सुबोध नौकरी से निकल जाएगा, गरीब हो जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा। ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वो 5,000 रुपए जो उनकी अलमारी में रखे थे, उन्हें किसी मरे हुए इंसान की हड्डियों जैसे लगने लगे। मदारी लाल नंगे पैर पागलों की तरह सुबोध के घर की तरफ भागे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। पूरे मोहल्ले की भीड़ जमा थी। घर के अंदर से रामेश्वरी की दिल चीर देने वाली चीखें आ रही थीं। उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मदारी लाल भीड़ को चीरते हुए अंदर गए। सामने जमीन पर सुबोध का शरीर पड़ा था। वही सुबोध जो कल शाम तक उनसे हंसकर बात कर रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, लेकिन होठों पर अब भी एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मदारी लाल से कह रहा हो, देख लो दोस्त, तुमने जीत मांगी थी, मैंने जान दे दी। मदारी लाल के घुटने मुड़ गए। वो दीवार के सहारे खड़े हो गए। उनका दिल कह रहा था, तूने मारा है इसे, तू कातिल है मदारी। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। तभी इंस्पेक्टर ने मदारी लाल को देखा। इंस्पेक्टर, आप ही हेड क्लर्क मदारी लाल हैं? मदारी लाल ने कांपते हुए सिर हिलाया। इंस्पेक्टर, लाश के पास से एक खत मिला है, सुसाइड नोट। ये कलेक्टर साहब के नाम है, लेकिन इसमें आपका भी जिक्र है। मदारी लाल की धड़कन रुक गई। मेरा जिक्र? उन्हें लगा कि अब खेल खत्म। सुबोध ने जरूर लिख दिया होगा कि उसे मदारी लाल पर शक था, या मदारी लाल ने उसे परेशान किया था। अब पुलिस मुझे हथकड़ी पहनाएगी। अब दुनिया देखेगी मेरा असली चेहरा। मदारी लाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सजा के लिए तैयार हो गए। सुनिए, इसमें क्या लिखा है? इंस्पेक्टर ने खत पढ़ना शुरू किया। सेवा में कलेक्टर साहब, मैं सुबोध चंद्र पूरे होशो हवास में ये कदम उठा रहा हूं। कल मेरे दफ्तर से सरकारी 5,000 रुपए चोरी हो गए। ये मेरी लापरवाही थी। मैं जानता हूं कि सरकार इसे गबन मानेगी। मैं एक सिपाही रहा हूं। मैं बदनामी का दाग अपने माथे पर लेकर नहीं जी सकता, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, न मेरे दफ्तर का कोई कर्मचारी, न कोई बाहरी। खासकर मेरे हेड क्लर्क और बचपन के दोस्त बाबू मदारी लाल बिल्कुल निर्दोष हैं। मुझे डर है कि पुलिस उन पर शक न करे। वो मेरे भाई जैसे हैं।
मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भगवान और अपने दोस्त मदारी लाल के भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मदारी लाल मेरे परिवार को बिखरने नहीं देगा। आपका सुबोध। जरा सोचिए, उस पल मदारी लाल पर क्या गुजरी होगी। जिस इंसान को वो बर्बाद करने पर तुला था, जिसे वो यमराज और घमंडी कहता था, वो मरते मरते भी मदारी लाल को निर्दोष और भाई बता गया। सुबोध ने अपनी मौत के बयान में भी मदारी लाल को पुलिस के शक से बचा लिया। ये बदला नहीं था दोस्तों, ये तमाचा था। सुबोध की अच्छाई का एक ऐसा तमाचा जो मदारी लाल की रूह पर पड़ा था। मदारी लाल को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो 5,000 रुपए, वो ईर्ष्या, वो नफरत, सब अब उन्हें आग के अंगारों जैसे लग रहे थे। तभी सुबोध की विधवा रामेश्वरी ने मदारी लाल को देखा। वो लड़खड़ाते हुए उठी और मदारी लाल के पैरों में गिर पड़ी। रामेश्वरी, बिलखते हुए, भैया जी, देखिए ये क्या कर गए। वो हमें मझधार में छोड़ गए। वो रात को कह रहे थे कि मेरा दोस्त मदारी लाल है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। उन्हें आप पर कितना भरोसा था भैया जी, अब हम किसके सहारे जिएंगे। सुबोध के छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें अभी पता भी नहीं था कि पिता मर चुका है, वो भी आकर मदारी लाल से लिपट गए। अंकल, पापा क्यों नहीं उठ रहे? मदारी लाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनका गला रुंध गया। वो चाहकर भी रो नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज हलक में फंस गई थी। उनके सामने वो लाश थी जिसका कातिल वो खुद थे, और उनके पैरों में वो बच्चे थे जिन्हें उन्होंने अनाथ किया था। उस पल मदारी लाल के अंदर का शैतान तड़प कर मर गया, और राख के ढेर से एक पश्चाताप से भरा इंसान पैदा हुआ। दोस्तों, सुबोध चंद्र चला गया, अपनी वफादारी और दोस्ती की मिसाल छोड़कर। लेकिन मदारी लाल अब एक जिंदा लाश है। उसके पास वो 5,000 रुपए हैं, लेकिन अब वो रुपए उसे सांप बनकर डस रहे हैं। वो एक कातिल है, लेकिन दुनिया उसे सुबोध का मसीहा समझ रही है। अब मदारी लाल क्या करेगा? क्या वो पुलिस को सच बताकर जेल जाएगा, या वो कोई ऐसा रास्ता चुनेगा जो जेल से भी ज्यादा कठिन है? प्रायश्चित। आखिर असली प्रायश्चित क्या है? उस एक खत ने मदारी लाल की दुनिया बदल दी। अब मदारी लाल के सामने दो रास्ते थे। पहला, वो पुलिस को सच बता दे, कह दे कि मैं ही चोर हूं, जेल चला जाए। दूसरा, वो इस राज को अपने सीने में दफन कर ले और वो करे जो सुबोध उससे चाहता था। उस दिन सुबोध की लाश के पास खड़े मदारी लाल के मन में एक तूफान चल रहा था। उनका मन चीख चीख कर कह रहा था, बोल दे मदारी, बोल दे कि तूने ही पैसे चुराए हैं, अपना पाप कबूल कर ले। लेकिन फिर उनकी नज़र सुबोध के अनाथ बच्चों पर पड़ी। उनकी नज़र विधवा रामेश्वरी पर पड़ी। मदारी लाल ने सोचा, अगर मैं जेल चला गया तो इनका क्या होगा? इनका सहारा कौन बनेगा? सुबोध ने मुझे भाई मानकर इनकी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर मैं सच बोलकर ईमानदार बनने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी आत्मा को तो बचा लूंगा, लेकिन इस परिवार को भूखा मार दूंगा। नहीं, जेल जाना आसान था, मुश्किल था बाहर रहकर हर पल उस पाप के बोझ को ढोना। मदारी लाल ने तय कर लिया। उन्होंने अपने आंसू पूछे और कसम खाई, सुबोध, तूने मुझे भाई माना था ना, आज से मैं तेरा भाई ही बनकर दिखाऊंगा। तेरा ये परिवार अब मेरा है। सुबोध चंद्र की अर्थी उठी। हजारों लोग शामिल थे, सब रो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा था तो वो मदारी लाल थे। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लोग सोच रहे थे कि दोस्त के जाने का गम है, लेकिन वो आंसू गम के नहीं, ग्लानि, गिल्ट के थे। जब मुखाग्नि देने का वक्त आया तो कोई नहीं था। सुबोध के बच्चे बहुत छोटे थे। रामेश्वरी बेहोश पड़ी थी। पंडित जी ने पूछा, कौन देगा मुखाग्नि, कौन करेगा क्रियाकर्म? मदारी लाल आगे आए, नंगे पैर, सिर मुंडवाए हुए। मदारी लाल, मैं करूंगा, मैं उसका भाई हूं। मदारी लाल ने सुबोध का दाह संस्कार किया। 13वीं का भोज, पिंडदान, ब्राह्मणों को दान, सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्चे से किया। उन्होंने अपनी बरसों की जमा पूंजी, जो उन्होंने बुढ़ापे के लिए बचाई थी, सब निकाल दी। लोग हैरान थे। मदारी बाबू तो बड़े कंजूस थे, आज दोस्त के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि मदारी लाल पैसा नहीं, अपना पाप धो रहे हैं। 13 दिन बीत गए, रस्में पूरी हो गईं। अब हकीकत सामने थी। सुबोध का सरकारी मकान खाली करना था। रामेश्वरी के पास न पैसा था न नौकरी। एक शाम रामेश्वरी ने अपना सामान बांधना शुरू किया। मदारी लाल वहां पहुंचे। मदारी लाल, भाभी, ये क्या कर रही हैं? कहाँ जाने की तैयारी है? रामेश्वरी ने अपनी सूजी हुई आंखों से देखा। रामेश्वरी, भैया जी, अब यहां रहकर क्या करेंगे? आपका इतना कर्ज हो गया है हम पर, अब और बोझ नहीं बनना चाहते। गांव में एक छोटी सी कोठरी है, वहीं चले जाएंगे।
मजदूरी कर लेंगे, बच्चों को पाल लेंगे। आपने जो किया उसके लिए हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। ये सुनकर मदारी लाल का कलेजा मुंह को आ गया। जिस परिवार का मुखिया उनकी वजह से मरा हो, वो परिवार मजदूरी करे, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मदारी लाल ने रामेश्वरी के हाथ से अटैची छीन ली। मदारी लाल दृढ़ता से, भाभी, सुबोध में खत में क्या लिखा था? उसने आपको मेरे भरोसे छोड़ा है। अगर मैं आपको ऐसे जाने दूं तो ऊपर जाकर उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? रामेश्वरी, लेकिन भैया जी, कोई लेकिन नहीं। आज से आप लोग मेरे घर चलेंगे। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन दिल छोटा नहीं है। सुबोध के बच्चे मेरे बच्चे हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रामेश्वरी रो पड़ी। रामेश्वरी, आप इंसान नहीं देवता हैं भैया जी। सुबोध सही कहते थे, आप सच में उनके सगे भाई से बढ़कर हैं। मदारी लाल का सिर शर्म से झुक गया। दुनिया उन्हें देवता कह रही थी और वो अंदर से जानते थे कि वो क्या है। यही उनका दंड था। एक पापी को देवता की तरह पूजा जाना, ये किसी श्राप से कम नहीं था। वक्त मरहम है, घाव भर देता है। 10 साल बीत गए। आज मदारी लाल के घर में उत्सव का माहौल है। सुबोध की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। आज उसकी शादी है। घर सजा हुआ है, शहनाई बज रही है। मदारी लाल अब बूढ़े हो चुके हैं। कमर झुक गई है, बाल सफेद हो गए हैं। लेकिन वो दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रहे हैं। बारातियों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, अपनी जमीन गिरवी रख दी, ताकि गुड़िया की शादी में कोई कमी न रहे। वो बिल्कुल एक पिता की तरह कन्यादान कर रहे हैं। शादी के मंडप में जब गुड़िया विदा होने लगी तो वो मदारी लाल के गले लगकर रोईं। गुड़िया, बड़े पापा, मुझे अपने पापा की याद नहीं आती। आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मदारी लाल की बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे बादलों के बीच सुबोध मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, शुक्रिया दोस्त, तुमने अपना वादा निभाया। सब सो गए। शादी निपट गई। मदारी लाल अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने धीरे से अपनी पुरानी अलमारी खोली। कागजों के ढेर के नीचे से उन्होंने एक पुराना, पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। उसमें क्या था? उसमें वही 5,000 रुपए थे। जी हां दोस्तों, 10 सालों में मदारी लाल ने खुद पर लाखों मुसीबतें झेलीं। कई बार घर में खाने को नहीं था, कई बार दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस चोरी के पैसे को छुआ तक नहीं। वो नोट आज भी वैसे ही रखे थे। मदारी लाल के लिए वो नोट धन नहीं थे, वो उनके पाप का स्मारक थे। वो उन्हें रोज याद दिलाते थे कि ईर्ष्या की कीमत क्या होती है। मदारी लाल ने उन नोटों को हाथ में लिया। मदारी लाल स्वगत। सुबोध, मैंने तेरा घर उजाड़ा था, लेकिन मैंने उसे फिर से बसाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैंने तेरा पैसा नहीं खाया यार। ये पैसा यहीं सड़ जाएगा, लेकिन मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। शायद यही मेरा असली प्रायश्चित है। उन्होंने लिफाफा वापस रख दिया और अलमारी बंद कर दी। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सा सुकून था, एक शांति थी। पाप का बोझ अब भी था, लेकिन प्रायश्चित के आंसुओं ने उसे हल्का कर दिया था। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी प्रायश्चित यही खत्म होती है, लेकिन ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। मदारी लाल ने जवानी में गलती की, पाप किया, लेकिन उन्होंने अपनी बाकी पूरी जिंदगी उस गलती को सुधारने में लगा दी। क्या मदारी लाल को माफ किया जा सकता है? क्या सुबोध के परिवार को पालना और प्यार देना उनके पाप को धोने के लिए काफी था? हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कभी जलन में, कभी गुस्से में। लेकिन याद रखिए, गिरना पाप नहीं है, गिरकर पड़े रहना पाप है। अगर आप में अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की हिम्मत है, तो आप भी मदारी लाल की तरह अपना प्रायश्चित कर सकते हैं। सुबोध की अच्छाई जीती या मदारी लाल का पश्चाताप? शायद दोनों, क्योंकि अंत में इंसानियत की जीत हुई। कैसी लगी आपको ये महागाथा? क्या आपकी आंखों में भी आंसू आए? कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या मदारी लाल को माफी मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ईर्ष्या के इस अंजाम को समझ सकें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही गहरी, अनसुनी और दिल को झकझोरने वाली कहानियों के लिए मोहो एंटरटेनमेंट की मेंबरशिप आज ही ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन दबाएं और बने हमारे परिवार का खास हिस्सा। वहां हम ला रहे हैं गोदान, कफन और भी कई मास्टरपीस। मैं हूं आपका दोस्त, जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल को साफ रखिए और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखिए। जय हिंद, जय भारत।